सभी को गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में अपन ने माइटोसिस या समसूत्री विभाजन पर चर्चा की थी। इसमें अपन मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन पर विचार विमर्श करेंगे। इसमें सबसे पहले अपन परिचय के रूप में बात करें कि अर्धसूत्री विभाजन क्या है। अर्धसूत्री विभाजन एक ऐसा विभाजन है जिसमें जनक कोशिका की तुलना में पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। जैसे जनक कोशिका में अगर गुणसूत्रों की संख्या 16 है तो पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 8 हो जाएगी। अर्धसूत्री विभाजन के इतिहास की तरफ देखा जाए तो इसकी खोज 2 वैज्ञानिकों फार्मर और मुर के द्वारा की गई। ये विभाजन लैंगिक जनन करने वाले सजीवों की द्विगुणित कोशिकाओं और थैलोपाइटा के युग्मनज में पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स को छोड़कर अन्य सभी जीवों के जीवन चक्र में निश्चित समय पर यह विभाजन पाया जाता है। इस विभाजन को 2 चरणों में बांटा गया है, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय, जिन्हें आगे अलग अलग प्रावस्थाओं में बांटा गया है, जो इस प्रकार है। इस स्लाइड के अंदर अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस को अलग अलग चरणों में बांटा गया, जिसमें 2 चरण है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड दोनों को आगे 2 चरणों में पुनः बांटा गया है, जिसमें पहला है केंद्रक विभाजन, दूसरा है कोशिका ध्रुवीय विभाजन। अगर मियोसिस फर्स्ट की बात करें तो केंद्रक विभाजन को और आगे वर्गीकृत किया गया है, जिसमें एक प्रावस्था है अंतरावस्था, दूसरी है एम फर्स्ट प्रावस्था। अंतरावस्था के अंदर 2 अवस्थाएं शामिल है, जीवन प्रावस्था और एस प्रावस्था। जबकि एम फर्स्ट या विभाजन की जो प्रथम अवस्था है, इसमें 4 प्रावस्थाओं को शामिल किया गया है, प्रोफेज या पूर्वावस्था फर्स्ट, मेटाफेज या मध्यावस्था फर्स्ट, एनाफेज या पश्चावस्था फर्स्ट, टीलोफेज या अंत्यावस्था फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट को पुनः 5 उप प्रावस्थाओं में बांटा गया है, जिसमें पहली लेप्टोटीन, दूसरी जाइगोटीन, तीसरी पेकाइटीन, चौथी डिप्लोटीन, 5वीं डाइकाइनेसिस। अब अगर मियोसिस सेकंड की बात करें तो इसमें भी केंद्रक विभाजन और कोशिका ध्रुवीय विभाजन। केंद्रक विभाजन को इसमें 2 अवस्थाओं में बांटा गया है, एक तो इंटरकाइनेसिस जिसमें एस प्रावस्था शामिल है, दूसरी एम सेकंड अवस्था। एम सेकंड अवस्था को पुनः 4 प्रावस्थाओं में बांटा गया है, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड। इस प्रकार मियोसिस को अलग अलग चरणों में बांटा गया है। अब अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के बारे में अपन डिटेल स्टडी करते हैं। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट या एम फर्स्ट जो विभाजन है, जिससे अपन न्यूनकारी या विषम रूपी विभाजन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, अर्थात गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन आ जाता है, इसलिए इसे विषम रूपी विभाजन नाम दिया गया है। इसमें 3 प्रमुख घटनाएं होती है। पहला है सूत्र युग्मन, दूसरा क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय, तीसरा है समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण। सूत्र युग्मन समजात गुणसूत्रों के मध्य युगल निर्माण से है। समजात गुणसूत्र ऐसे गुणसूत्र है जिनमें समान स्थल या लोकाई पर समान जीन उपस्थित होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम को 2 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण है केंद्रक विभाजन, दूसरा है कोशिका ध्रुवीय विभाजन। केंद्रक विभाजन में एक केंद्रक से 2
भाग बनते हैं। इसे पुनः दो प्रावस्थाओं में बांटा गया है, अंतरावस्था प्रथम और विभाजन अवस्था प्रथम। अंतरावस्था प्रथम में पुनः निम्न प्रावस्थाएं शामिल है: जीवन प्रावस्था, एस प्रावस्था और G2 अवस्था। जीवन अवस्था में प्रोटीन और RNA का संश्लेषण होता है, जबकि एस अवस्था में DNA का संश्लेषण होता है। G2 अवस्था सभी कोशिकाओं में नहीं पाई जाती, ये केवल कुछ कोशिकाओं में उपस्थित होती है। ये विश्राम अवस्था है और बहुत ही लघु अवधि की अवस्था है, अर्थात इसका पीरियड बहुत शॉर्ट होता है। प्रथम विभाजन की अवस्था की बात करें तो इसमें 4 अवस्थाएं शामिल है, जिन्हें प्रोफेज या पूर्वावस्था प्रथम, मेटाफेज या मध्यावस्था प्रथम, एनाफेज या पश्चावस्था प्रथम, अंत्यावस्था या टेलोफेज फर्स्ट। प्रोफेज या पूर्वावस्था प्रथम सबसे लंबी अवधि की अवस्था है। यहीं से केंद्रक विभाजन की शुरुआत होती है। इसे पुनः 5 अवस्थाओं में बांटा गया है। उन 5 अवस्थाओं में लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस शामिल है। इन पांचों अवस्थाओं को एक निश्चित क्रम में याद रखना जरूरी है कि इनमें शुरुआत में लेप्टोटीन है और अंत में डाइकाइनेसिस है। तो इसी क्रम में ये सारी अवस्थाएं संपन्न होती है, एक के बाद एक। इसमें पहली अवस्था की बात करें तो लेप्टोटीन है। जैसे तो लेप्टोटीन में गुणसूत्र जो है वो पतले धागे के समान दिखाई देना शुरू करते हैं। इनमें संघनन प्रारंभ होता है और केंद्रक स्पष्ट व बड़ा होने लगता है। दूसरी अवस्था है जाइगोटीन। जाइगोटीन का मुख्य है युग्मन या युगली निर्माण। युग्मन सदैव समजात गुणसूत्रों में होता है। जैसा कि अपन ने बताया कि समजात गुणसूत्रों में समान स्थल या लोकाई पर समान जीन उपस्थित होते हैं। इसके साथ ही जाइगोटीन में DNA की कुछ मात्रा का भी संश्लेषण होता है। गुणसूत्र अधिक मोटे और स्पष्ट होने लगते हैं। तीसरी अवस्था है पेकाइटीन। इसमें गुणसूत्रों का और अधिक संघनन होने लगता है, जिससे मोटे स्पष्ट होने लगते हैं। और इसमें जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है उनके मध्य DNA खंडों का आदान प्रदान होता है, जिसे जीन विनिमय कहते हैं। तो जाइगोटीन में गुणसूत्रों का युग्मन होता है, जबकि पेकाइटीन में जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर होता है। ये होता है हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच। तो नॉन सिस्टर और सिस्टर क्रोमेटिड की बात करें तो एक ही गुणसूत्र के जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाते हैं, जबकि जो समजात गुणसूत्र है उसके क्रोमेटिड है वो आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। अगली अवस्था है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन के अंदर समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण होने लगता है। ये पृथक्करण सेंट्रोमियर से प्रारंभ होता है और धीरे धीरे सिरों की ओर वृद्धि करता है। इसमें काइज़मेटा दिखाई देते हैं। काइज़मेटा क्रॉस के समान संरचना है जहाँ पर जीन विनिमय संपन्न होता है पेकाइटीन के अंदर। अर्थात काइज़मेटा ऐसे स्थल है जो जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर को प्रदर्शित करते हैं। अगली अवस्था आती है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस के अंदर जो काइज़मेटा डिप्लोटीन में बने थे वो काइज़मेटा धीरे धीरे सिरों की ओर गति करने लगते हैं, अर्थात इनका सीमांतीकरण होने लगता है। इसके साथ ही केंद्रिक व केंद्रक झिल्ली लुप्त होने लगती है। तो ये सारी अवस्थाएं थी प्रोफेज या पूर्वावस्था प्रथम के अंदर। इसके बाद अगली अवस्था की ओर चलते हैं तो वो आती है मध्यावस्था या मेटाफेज फर्स्ट। इसमें गुणसूत्र अधिक संघनित होने लगते हैं, जिसके कारण ये मोटे और अधिक स्पष्ट। साथ ही सभी गुणसूत्र कोशिका के मध्य इक्वेटर, जिसे अपन मेटाफेज प्लेट कहते हैं, वहाँ पर व्यवस्थित हो जाते हैं। तर्कतंतु का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। गुणसूत्र सदैव युग्म के रूप में होते हैं। अंत में समजात गुणसूत्रों में प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है और इस अवस्था का जो मुख्य लक्षण है वो है मेटाफेज प्लेट का निर्माण। अगली अवस्था आती है पश्चावस्था प्रथम।
जिसे अपन एनाफेज फर्स्ट कहते हैं। इसमें गुणसूत्र जो तंतु बने थे उनके सारे संबंधित ध्रुव की ओर गति करने लगते हैं। इस अवस्था के अंदर सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं होता। इसके परिणाम स्वरूप ही गुणसूत्रों की जो संख्या है वो प्रारंभिक संख्या की आधी हो जाती है। अर्थात समजात गुणसूत्रों के प्रत्येक युग्म में से एक गुणसूत्र एक ध्रुव की ओर, जबकि उसी युग्म का दूसरा गुणसूत्र उससे विपरीत ध्रुव की ओर गति करता है। अगली अवस्था आती है अंत्यावस्था प्रथम या टेलोफेज फर्स्ट। इसमें प्रत्येक ध्रुव पर जो पहुंचने वाला गुणसूत्र समूह है उसके चारों ओर केंद्र कला बनती है, साथ ही इसमें केंद्रिक का निर्माण भी हो जाता है। ये हो गई अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की सारी अवस्थाएं। इसके बाद आता है अंतरावस्था द्वितीय। अंतरावस्था द्वितीय में ये केवल कुछ कोशिकाओं में जाती है और बहुत छोटी अवस्था लघु अवधि की होती है, इसे विश्राम अवस्था कहते हैं। इसके बाद आता है अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, मियोसिस सेकंड। इसे समरूपी विभाजन भी कहते हैं। इसमें भी निम्न अवस्थाएं को शामिल किया गया है: पूर्वावस्था द्वितीय, मध्यावस्था द्वितीय, पश्चावस्था द्वितीय, अंत्यावस्था द्वितीय। पूर्वावस्था द्वितीय के अंदर पुनः केंद्रक झिल्ली लुप्त होने लगती है। क्रोमेटिड्स की जो भुजाएं हैं वो दूर दूर फैलकर निश्चित आकार में व्यवस्थित हो जाती है। मध्यावस्था द्वितीय के अंदर अपेक्षाकृत ये छोटी अवधि की है। इसमें सेंट्रोमियर और गुणसूत्रों में अधिक संघनन होता है, जिसके कारण ये स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। पश्चावस्था द्वितीय के अंदर सेंट्रोमियर का विभाजन होता है। सेंट्रोमियर के विभाजन होने से प्रत्येक गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं। इसमें क्रोमेटिड का पृथक्करण होता है। तो इस प्रकार अगर बात करें अपन पश्चावस्था की, तो पश्चावस्था प्रथम के अंदर क्रोमोसोम्स या गुणसूत्रों का पृथक्करण होता है, जबकि पश्चावस्था द्वितीय के अंदर क्रोमेटिड या अर्ध गुणसूत्रों का पृथक्करण होता है। पश्चावस्था द्वितीय के परिणाम स्वरूप गुणसूत्र संख्या समान रहती है, जबकि पश्चावस्था प्रथम के परिणाम स्वरूप गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। पश्चावस्था प्रथम के अंदर सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं होता, जबकि पश्चावस्था द्वितीय में सेंट्रोमियर का विभाजन होता है। नेक्स्ट अंत्यावस्था द्वितीय। इसमें प्रत्येक ध्रुव पर जो गुणसूत्रों का समूह पहुंचा हुआ है उसके चारों ओर केंद्रक झिल्ली व केंद्रिक का निर्माण होता है। अब धीरे धीरे गुणसूत्रों का वापस विकुंडलीकरण प्रारंभ हो जाता है। इस स्लाइड के अंदर अगर अपन देखें तो सारी अवस्थाओं को समराइज किया गया है, जिसमें पहला एज चित्र है लेप्टोटीन, ये प्रोफेज फर्स्ट की अवस्थाएं हैं। दूसरी है जाइगोटीन, तीसरी है पेकाइटीन, चौथी डिप्लोटीन, पांचवी डाइकाइनेसिस। तो इसको इसी क्रम से याद रखना: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन में गुणसूत्र धागेनुमा दिखाई देने शुरू होते हैं। जाइगोटीन में ये जोड़े के रूप में अपना समजात गुणसूत्र ढूंढ लेते हैं। पेकाइटीन के अंदर आने के बाद इसमें क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय होता है। डिप्लोटीन के अंदर काइजमेटा दिखाई देने लगते हैं और डाइकाइनेसिस में काइजमेटा धीरे धीरे ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। नेक्स्ट आती है मेटाफेज, जिसमें सारे गुणसूत्रों के युगल है जो कोशिका के मध्य भाग मेटाफेजिक प्लेट पर आने लगते हैं। फिर आता है एनाफेज फर्स्ट, जिसमें गुणसूत्र ध्रुवों की ओर गति करने लगते हैं। फिर आता है टेलोफेज फर्स्ट, इसमें दोनों ध्रुवों पर पहुंचे गुणसूत्र समूह के चारों ओर केंद्रक झिल्ली बनने लगती है। फिर आती है इंटरफेज, जो दो अवस्थाओं के बीच की अवस्था है। इसमें कुछ दूसरे विभाजन के लिए तैयारी की जाती है। फिर आता है प्रोफेज सेकंड। प्रोफेज सेकंड के अंदर वापस गुणसूत्र पतले धागेनुमा दिखाई देना शुरू होते हैं। फिर आता है मेटाफेज सेकंड, इसमें गुणसूत्र कोशिका के मध्य भाग में आ गए। इसके बाद आता है एनाफेज सेकंड, इसमें सेंट्रोमियर का विभाजन होने से प्रत्येक क्रोमेटिड विपरीत ध्रुव की ओर गति करने लगता है और
संबंधित ध्रुवों की ओर क्रोमेटिड्स के समूह चले जाते हैं। फिर आता है इसमें टेलोफेज सेकंड। इसमें प्रत्येक ध्रुव पर पहुँचे क्रोमेटिड्स के समूह के चारों ओर केंद्रक झिल्ली बनती है। इसके साथ ही केंद्रिक या न्यूक्लियोलस का भी निर्माण हो जाता है। इस प्रकार विभिन्न अवस्थाओं को एक निश्चित क्रम में इस चित्र के अंदर बताया गया है कि किस प्रकार अर्धसूत्री विभाजन की ये अवस्थाएं एक के बाद एक व्यवस्थित होती है। अब अंतिम जो इसका है कोशिका द्रव्य विभाजन। तो सारी जो गुणसूत्र समूह हैं वो अलग अलग ध्रुवों पर पहुंच गए। उसके बाद उनके चारों तरफ केंद्रक झिल्ली भी बन गई। केंद्रक झिल्ली बनने के बाद उनमें अलग अलग केंद्रिक भी बन गए। तो इसमें एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती है। तो सबसे जो अंतिम चरण है वो है इसके अंदर कोशिका द्रव्य का विभाजन। कोशिका द्रव्य का विभाजन अपन समसूत्री विभाजन के अंदर भी पढ़ चुके हैं कि कोशिका द्रव्य विभाजन 2 विधियों से संपन्न होता है। इसमें एक विधि है कोशिका खांच विधि और दूसरी है कोशिका पट विधि। कोशिका खांच विधि जंतु कोशिकाओं में संपन्न होती है, जबकि कोशिका पट विधि पादप कोशिकाओं के अंदर संपन्न होती है। कोशिका खांच विधि के अंदर जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होने के कारण इस कोशिका के मध्य में एक खांच विकसित होती है जो धीरे धीरे गहरी होकर उस कोशिका को अंत में 2 भागों में विभाजित कर देती है। जबकि कोशिका पट विधि कोशिका द्रव्य विभाजन की जो है वो पादप कोशिका में संपन्न होती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। इसमें गुणसूत्रों का समूह बन गया और उसके चारों ओर केंद्रक झिल्ली बनी। उनके मध्य में एक कोशिका पट या पटलिका का निर्माण होता है जो मुख्यतः गोल्जिका या ईआर से बनी होती है। ये पटलिका धीरे धीरे केंद्र से प्रारंभ होकर कोशिका के दोनों तरफ परिधि की ओर बढ़ने लगती है और अंत में कोशिका को 2 भागों में बांट लेती है। इस प्रकार अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया संपन्न होती है, जिसके फलस्वरूप एक कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाएं उत्पन्न होती है। इसमें जो मुख्य लक्षण है वो ये है कि एक तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। इसके साथ ही इसमें जो जीन विनिमय होता है उस जीन विनिमय से जो संतति कोशिका है या पुत्री कोशिका है वो जनक कोशिका से और आपस में पुत्री कोशिकाएं एक दूसरे से भिन्न होती है। उसका कारण है क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय। अब अंत में अपन चर्चा करते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन का क्या महत्व है, ये क्या कार्य करता है। तो सबसे जो इसका महत्वपूर्ण है कार्य वो ये है कि ये लैंगिक जनन के लिए अनिवार्य है। तो किसी भी जीव को अगर लैंगिक जनन करना है तो उसके लिए उसको अर्धसूत्री विभाजन करना पड़ेगा। इसके साथ ही अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो गुणसूत्रों की संख्या है वो एक जाति विशेष के लिए हमेशा समान बनाए रखी जाती है। जैसे मनुष्य के अंदर 46 है तो अर्धसूत्री विभाजन होने से 23 युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या 23 होगी और उनमें निषेचन होने पर वापस 46 हो जाएगी। अगर मान लो उसी में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, सीधे समसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मक बनते तो उसमें भी गुणसूत्रों की संख्या 46 बनी रहती, जो बाद में निषेचन के द्वारा 92 या 92 हो जाती और फिर आगे अगली पीढ़ी के अंदर वो 92 से डबल होने पर 184 हो जाती। ऐसे करके गुणसूत्रों की संख्या आगे से आगे बढ़ती जाती और अंत में उस कोशिका को ब्लास्ट होना पड़ता। तो किसी भी जाति के लिए गुणसूत्रों की संख्या समान बनाए रखने के लिए अर्धसूत्री विभाजन अनिवार्य है। इसी प्रकार
नई जातियों का विकास प्रकृति के अंदर होता रहता है और नई जातियों के विकास के लिए विभिन्नता उत्पन्न होनी आवश्यक है। अब जीवों के अंदर विभिन्नता मुख्य रूप से जीन विनिमय द्वारा होती है, जिसमें एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र में जीन का आदान प्रदान होता है। जीन विनिमय अपन ने पहले भी चर्चा की थी कि समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच होता है और इसके द्वारा विभिन्नता उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार नई जातियों के विकास में भी अर्धसूत्रीय विभाजन सहायक है। सभी को धन्यवाद।